Good morning, all of you. So, most of you must be aware that UPSC yesterday conducted two GS papers, that is on 16th of September, that is GS paper 1 and GS paper 2. So, today we will analyze history questions from GS paper 1. तो अगर हिस्ट्री क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो हर बार की तरह 6 क्वेश्चंस इस बार हिस्ट्री से लिए गए हैं, और अगर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर इसको चार्ट करेंगे तो पेपर को डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। पेपर बहुत इजी आया है इस बार, और ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत ही एक्सपेक्टेड और बहुत ही बेसिक लाइंस पर पूछे गए हैं। अगर किसी ने बेसिक तैयारी की होगी तो वो आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो अगेन एनसीईआरटीज़ पर फोकस किया गया है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी पढ़कर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है। तो अगेन जैसा कि हमने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि हर क्वेश्चन को सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस तरह से हम अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। बॉडी के अंदर हमें वो सारे फैक्ट्स, वो सारे फिगर्स पुट ऑन करने हैं जो क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर सकें और उसको जस्टिफाई कर सकें, और इन द एंड कंक्लूजन के अंदर हमें वो सारी चीज़ें रखनी हैं जो हमने बॉडी के अंदर प्रेजेंट की हैं और हमारा व्यू उसके अंदर प्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो अगेन जोग्राफिकल फैक्टर्स हो या पॉलिटिकल फैक्टर्स हो या इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो, वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में या उसको मोल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पीरियड के अंदर। तो ज्योग्राफी ने भी अपना एक रोल प्ले किया है हिस्ट्री को रीमोल्ड और रिकन्स्ट्रक्ट करने में। अगर हिस्ट्री के थीम्स की बात करेंगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लासरूम लेक्चर्स कि हिस्ट्री के कुछ थीम्स होते हैं जिसके ऊपर हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट थीम होता है हमारा ज्योग्राफी या पॉलिटी। दूसरा इम्पोर्टेंट थीम हमारा होता है हिस्ट्री के अंदर सोसाइटी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट थीम होता है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास इकोनॉमी, एंड द फोर्थ वन इज कल्चर। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योग्राफी का क्या रोल है एंशिएंट हिस्ट्री के डेवलपमेंट में, तो हम ज्योग्राफी के कंट्रीब्यूशन को इसमें पॉइंट आउट करेंगे इन द थीम्स ऑफ पॉलिटी, इन द थीम्स ऑफ इकोनॉमी, इन द थीम्स ऑफ कल्चर, राइट। और अगर सोसाइटी में भी कर सकते हैं तो वो भी कर लेंगे। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। पॉलिटी के अंदर जैसे कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी का कि जो नॉर्थ वेस्ट पासेस हैं वो अलाउ करते हैं कि लोग बाहर के रीजन से इंडिया में आ सकते हैं। जो मैरीटाइम बाउंड्री है पेनिनसुला की, वो जो साउथ इंडिया है उसको प्रोटेक्ट करती हैं आउटसाइड इन्वेजन से। इसके अलावा जो आपके फर्टाइल प्लेन्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं बड़े बड़े एम्पायर ग्रो करने में। तो ये सारे पॉलिटिकल ये सारे कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी के इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में और मेडिवल टाइम्स में इंडियन इकोनॉमी वाज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब के अंदर सबसे फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी। तो ज्योग्राफी क्या इसके अंदर रोल प्ले करती है तो वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर बहुत जो लैंड है वो फर्टाइल है। जो लैंड फर्टिलिटी की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वो फैसिलिटेट करता है आर्ट एंड क्राफ्ट को। इसके अलावा इंडिया की जो पोजीशन है विच इज़ लोकेटेड बिटवीन टू ग्रेट सिविलाइजेशंस, दैट इज़ चाइनीज़ सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ये जो मिडिल पोजीशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने ऑक्यूपाई कर रखी है वो इसको फैसिलिटेट करती है एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन ट्रेड बिटवीन दीज टू
सिविलाइजेशन। तो ये जो दो सिविलाइजेशन है इनके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है एंशिएंट टाइम्स में भी और मेडिवल टाइम्स में भी। अगर कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ज्योग्राफी। सबसे पहला क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको सब कॉन्टिनेंट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक ज्योग्राफी। तो इसका नाम ही जो है वो इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा जो इंडिया नाम है वो भी इंडस रिवर के ऊपर पड़ा है, तो इसमें भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंटरफेस वाला पार्ट है यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशन, जहाँ से अलग अलग लोग बाहर से इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं, तो ये जो इंटरफेस वाला रीजन है यहाँ पर हमें कल्चरल सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं विद द रिजल्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस कल्चर्स। तो इंडियन कल्चर भी यहाँ पर मिक्स होता है किसके साथ, ग्रीक कल्चर के साथ, रोमन कल्चर के साथ, पर्शियन कल्चर के साथ। तो यहाँ हमें कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे गंधार आर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो खरोस्ती लैंग्वेज है, जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन है किसके, ज्योग्राफी के। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आप एक फिगर बना सकते हैं जिसमें ये सारी बातें आप फिगर के थ्रू शो कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर सिर्फ 150 वर्ड्स में पेश करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो भी आसान है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो ये चीज़ हम अपने क्लासरूम लेक्चर में इस थीम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो थॉट्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप अपने नोट्स को रेफ़र करेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। महात्मा गांधी वॉज कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी बिल्कुल ख़िलाफ़ थे वेस्टर्न एजुकेशन की। वो उसको पॉइज़न बोलते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन पॉइज़न है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रटने के ऊपर, लिखने पढ़ने के ऊपर, ना कि समझने के ऊपर। ठीक है, अगर ऐसे पेपर्स को देखेंगे तो ऐसे पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आइंस्टाइन के कोटेशन के ऊपर फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर। ठीक, तो वो भी ये सारे पॉइंट आप उस ऐसे के अंदर भी इनकुलकेट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री हमें सिर्फ हिस्ट्री पेपर में हेल्प नहीं करती है, बल्कि ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करती है और बाकी के सब्जेक्ट में भी हेल्प करती है। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या व्यूज़ हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने क्लासरूम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इसका सोर्स एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी के अंदर इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा क्या है, ब्रिंग आउट, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे क्या डिफरेंस है एजुकेशन के बीच में, तो महात्मा गांधी के जो एजुकेशन थॉट्स हैं दे वर कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू दी Western education, while Rabindranath Tagore did not have such kind of thoughts। वो उतने, उनके थॉट्स जो हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन के उतने खिलाफ नहीं थे। वो बस एजुकेशन को दूसरे तरीके से देना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज थॉट एजुकेशन शुड बी इंक्लाइंड विद द नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो बचपन का समय है उसमें बच्चों को नेचुरल वे में सिखाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस। तो ये उनके थॉट्स थे एजुकेशन को लेके। नेशनलिज्म की अगर बात करेंगे तो नेशनलिज्म के अंदर भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म के बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं थे। ही वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ह्यूमनिज़म की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। वो मानते थे कि ह्यूमैनिटी ज़्यादा बड़ी है नेशनलिज्म से। तो ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द नेशनलिस्ट रिवॉल्ट। सो उनके जो थॉट्स हैं 1905 के बाद ज़्यादा बदल जाते हैं अगेंस्ट दी नेशनलिज्म। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है तो वो लगभग उसके खिलाफ लिखते हैं। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये डिफरेंसेस हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से है। तो इट इज़ ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइन। जनरली वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर लोग बहुत ही कम टॉपिक कवर करके जाते हैं और ये सारी चीज़ें कवर करके नहीं जाते हैं, लेकिन इसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं
कि रेलवे का जो आफ्टर इफ़ेक्ट है ऑन दी सोशल एंड इकोनॉमिक थीम्स वो क्या पड़ा अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो यूरोप के अंदर तो ये फैसिलिटेट करता है वहाँ की जो सोसाइटी है उसको अर्बनाइज़ करने में, वहाँ के नेशनलिज़म को बढ़ाने में, इसके अलावा वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में ये रोल प्ले करता है यूरोप के अंदर। लेकिन इसका रोल जो कॉलोनीज़ हैं जैसे अफ्रीका है या इंडिया है वहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जैसे इंडिया के अंदर हमने रेलवे का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सारे हमने देखे हैं। तो अपने क्लासरूम लेक्चर्स की हेल्प से आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि रेलवे का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर या कॉलोनीज़ के ऊपर किस तरह अलग तरीके से पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सोसाइटी एंड यूरोपियन इकोनॉमी, राइट। थर्ड क्या है इसके अंदर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड फोर्थ को जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ फ्रॉम वैदिक सोसाइटी एंड वैदिक रिलीजन। तो मेन फीचर्स क्या हैं वैदिक सोसाइटी के और वैदिक रिलीजन के, एंड डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो क्या ये फीचर्स अभी भी प्रिवेल करते हैं। तो अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगेन सोर्सेस आपके पास हैं इसके अंदर, आपके क्लासरूम लेक्चर से आप जो आपके क्लासरूम नोट्स हैं उसकी हेल्प से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैदिक पॉलिटी को हमने डिस्कस किया था, वैदिक कल्चर को हमने डिस्कस किया था, वैदिक सोसाइटी को हमने डिस्कस किया था। तो वैदिक सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे सोसाइटी वॉज पेस्टोरलिस्ट, क्लियर, सोसाइटी पेस्टोरलिस्ट होती है। इसके अलावा सोसाइटी वॉज ट्राइबल, दी लिंकेजेस बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज़ वर बेस्ड ऑन किंगशिप टाइज कैसे हैं यहाँ पर, किंगशिप टाइज हैं। सोसाइटी सिंपल है, ठीक है, काउ बेस्ड इनकी इकोनॉमी है। तो ये सारे पॉइंट आप सोसाइटी के अंदर रख सकते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर लगभग 30 ट्राइब्स का जिक्र किया गया है, तो ट्राइब्स आप मेंशन कर सकते हैं जिसके अंदर जो मेजर ट्राइब है वो हैं आपके भरताज, राइट। इसके अलावा जो 7th मंडला है ऋग्वेद का उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट वॉर डिस्कस की है, दी वॉर बिटवीन 10 किंग्स। तो दसराजन वॉर उसको बोलते हैं, एट द रिवर्स ऑफ रावी और पुरुषनी। तो ये आप उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस समय इंटर ट्राइबल वॉरफेयर्स बहुत ज़्यादा होते थे सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी कैसी है, कंपैरेटिवली अनस्ट्रेटिफाइड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अमीर भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग गरीब भी नहीं हैं। इगैलिटेरियन यानी कि इक्वालिटी के ऊपर सोसाइटी बेस्ड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड भी नहीं है, सिंपल सोसाइटी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन के मेन फीचर्स, रिलीजन वाज बेस्ड ऑन होनोथिज्म। मैक्स मूलर जो हैं वो वैदिक रिलीजन को होनोथिज्म बोलते हैं। होनोथिज्म का मतलब होता है कि वहाँ हर मंडल के अंदर जो अलग अलग गॉड हैं उनको सुपीरियर बताया गया है। इसके अलावा पॉलीथिज़म यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, यानी कि बहुत सारे गॉड को वर्शिप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल पर्सोनिफिकेशन। तो नेचुरली उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, जैसे अग्नि हैं, वरुण हैं, क्लियर, सूर्य हैं, ये सारे गॉड्स की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो मेजर गॉड्स हैं यहाँ पर वो आपके इंद्रा हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, ये सारे लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर गॉडेसेस भी हैं, आदिति हैं, राइट, पृथ्वी हैं, उषा हैं, ये सारे वैदिक गॉड्स हैं। इसके अलावा अगर वे ऑफ वर्शिप की बात करेंगे तो मेजर फॉर्म ऑफ वर्शिप वाज बेस्ड ऑन सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। तो सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं यहाँ पर, ये मेजर फॉर्म ऑफ वर्शिप हैं फॉर द ग्रांट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग। तो यहाँ पर फिलॉसफी की बात नहीं की गई है अर्ली वैदिक पीरियड में। जनरली जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे दे वर फॉर द ग्रांट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग, यानी कि मटीरियलिस्टिक थिंग उनको मिल सकें, जैसे सन हैं या आपके हॉर्सेस हैं या काव हैं उनके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप वैदिक सोसाइटी और वैदिक रिलीजन के अंदर रख सकते हैं। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो क्या आप ऐसा मानते हैं, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, डू यू थिंक दैट सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि कैसे जो वैदिक सोसाइटी के स्ट्रक्चरिंग है या वैदिक रिलीजन की स्ट्रक्चरिंग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं कि वैदिक सोसाइटी की बात करी गई है तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस भी शो कर सकते हैं, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में
क्या क्या डिफरेंसेस आपको विटनेस हुए हैं इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। ठीक है, सोसाइटी कैसे लेस स्ट्रेटिफाइड थी ऋग वैदिक पीरियड में और कैसे ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड हो गई लेटर वैदिक पीरियड में, कैसे लेटर वैदिक पीरियड में आपको जो वर्णास हैं उनके बारे में पता चलता है फ्रॉम द पुरुषोक्ता हायम। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट कर सकते हैं, ये डिफरेंसेस भी आप शो कर सकते हैं। वैसे ही रिलीजन में भी चेंजेस आने लगते हैं, रिलीजन के अंदर भी जो गॉड्स हैं उनके जो हायरार्की है वो चेंज हो जाती है। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति बिकेम द मेजर गॉड एज़ कम्पेयर टू इंद्रा इन द ऋग वैदिक पीरियड। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए अपने आंसर के अंदर। फीचर्स की बात करेंगे कि ये सोसाइटी और रिलीजन की कौन कौन से फीचर्स आपको अभी मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ण सिस्टम है वो लगभग उतना ज़्यादा प्रेवलेंस तो नहीं है, लेकिन अभी भी उसके वेस्टेजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर अभी भी किनशिप सिस्टम हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कास्ट। तो जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप टाइज। तो किनशिप टाइज हमें अभी भी देखने को मिलती हैं। तो ये सोसाइटी के पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन में जो सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स अभी भी बहुत सारी जगहों पर फॉलो होते हैं। आर्य समाज फोकसेस मेजरली ऑन वैदिक रिलीजियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री। सो व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। तो अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट हैं। सबसे पहले जो मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिले हैं सल्तनत पीरियड के अंदर वो क्या क्या हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये भी हम क्लासरूम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जब सल्तनत पीरियड इस्टेब्लिश होता है इंडिया के अंदर तो कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो आर्किटेक्चर के अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं वो कौन से हैं? आर्क्यूट आर्किटेक्चर। आर्क्यूट आर्किटेक्चर के अंदर दो चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। कौन सी? एक तो आर्क्स एंड डोम्स पहली बार इंडिया में आती हैं, और दूसरी चीज़ क्या है हमारी? दूसरी चीज़ क्या है इसके अलावा? यूज़ ऑफ मोटार। तो मोटार सिस्टम का यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसका इसकी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। उसी तरह जो पेपर टेक्नोलॉजी है वो भी हमें दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने के बाद इंडिया में देखने को मिलती है। बिफोर द एडवेंट ऑफ टर्क वी डिड नॉट हैव पेपर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पेपर नहीं था, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे? यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील। तो जो चरखा है, स्पिनिंग व्हील है, वो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने के बाद या जो टर्क्स हैं इंडिया आते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो छापा है, छापा यानी कि जो डाई करने की टेक्निक है, जो प्रिंटिंग टेक्निक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स इन इंडिया। इसको इंट्रोड्यूस किया था चाइनीज़ ने। चाइनीज़ से ये टर्क्स को पास ऑन होती है, अरब्स को पास ऑन होती है और उसके बाद इंडिया में आती है। तो ये दो चेंजेस हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वीविंग के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारे चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेस वो हमें दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने के बाद देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पर्शियन व्हील है उसको भी बताया जाता है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स इन इंडिया, लेकिन उससे मिलता जुलता मशीन इंडिया के अंदर पहले एग्जिस्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ अर्गटा। अर्गटा बोलते थे उसको। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। दूसरा जो पार्ट है इसका, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। ये सारी चीज़ों ने कैसे इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, तो उसका आप रख सकते हैं पॉइंट अपने अंदर। जैसे यहाँ का जो कल्चरल सिंथेसिस है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि आगे जाके
ये जो आर्क्यूट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और जो टेबलॉइड फॉर्म पहले यूज़ होता था वो कहीं ना कहीं एक्लिप्स हो जाता है। इसके अलावा सोसाइटी को और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, पेपर के इस्तेमाल से क्या होता है, अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजीली स्टोर किया जा सकता है और इजीली रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो डिसैमिनेशन एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम ईजियर विद द एडवेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। पेपर आने के बाद उसको ईजी हो जाता है। इसके अलावा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उससे भी हेल्प मिलती है, लेकिन इंडिया के अंदर प्रिंटिंग जो छापा, ये जो डाई कास्ट वाली प्रिंटिंग है उसको, प्रिंटिंग जो पेपर प्रिंटिंग है उसके लिए यूज़ जनरली नहीं किया जाता था, टेक्सटाइल में ही यूज़ किया जाता था। तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हेल्प करती है, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा ग्रोथ मिलता है विद द एडवेंट ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इसके अलावा जो पर्शियन व्हील है, पर्शियन व्हील के एडवेंट से यहाँ पर जो इरिगेशन है उसको वो फैसिलिटेट होता है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो सोसाइटी में एक जो है फ्लरिशिंग नेचर हमें देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक के टाइम पर हमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो एकदम फ्लरिशिंग, जो उसका जेनिथ है वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज़ तुगलक। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। हाउ व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी। सो हाउ डिड, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसके सेक्शन के अंदर वो है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रेस्पॉन्स टू दी कॉलोनियल ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन को भी हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज कर चुके हैं अपने क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर। हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्राइबल्स के अंदर जो उनको अफेक्ट करते हैं, और उनका जो रेस्पॉन्स है उसके अंदर भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है स्पेसिफिक ट्राइबल रिबेलियंस पर, आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने हैं, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको कुछ जो ट्राइबल रेस्पॉन्सेस हैं वो उनको मेंशन कर देना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर उसके अंदर नहीं लिखना है। तो सबसे पहले द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया। तो कैसे कॉलोनियल रूल जो ट्राइबल्स हैं उनको अफेक्ट करता है उसको हमने प्रेजेंट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन के। तो हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे विद द हेल्प ऑफ विद द एडवेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनके रेस्ट्रिक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे जो फॉरेस्ट है उनको क्लासीफाई किया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी तरह से उनको इफ़ेक्ट होता है वो है कि बैन ऑन जूमिंग, जो जूमिंग कल्टीवेशन है उस पर बैन लगा दिया जाता है, उसके बाद उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो पहाड़िया रिबेलियन है उसको आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे वो लोग जो राजमहल हिल्स हैं वहाँ पर रहा करते थे विद दी एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कॉलोनियल कंपनी, कैसे उनकी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद संथल्स वहाँ सेटल होते हैं उनके फुटहिल्स पर, और उनको भी दिक्कतें होती हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से, और संथल रिबेलियन 1856 में शुरू हो जाता है। तो इस तरह कॉलोनियल जो लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो भी उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे जो मनी लैंडर्स हैं, मनी लैंडर्स यूज़ देयर ऑपरेसिव टैक्टिक्स टू ग्रैब द लैंड ऑफ ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स के लैंड है उसको ग्रैब करने के लिए मनी लैंडर्स अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक नेक्सस देखने को मिलता है हमें बिटवीन मनी लैंडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। सो दे वर अगेन दी अनदर एजेंट बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स के ऑपरेशन के लिए ये लोग भी जिम्मेदार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ट्राइबल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। सो इन सारी चीज़ों की वजह से द ट्राइबल्स गॉट अप्रहेंसिव टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अप्रहेंसिव हो जाते हैं, एंड दे रेफर्ड दोज पीपल एज डीकूस। क्या बोलते हैं उनको? डीकूस बोलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें रेस्पॉन्सेस डिस्कस करने हैं। व्हाट वाज दी ट्राइबल रेस्पॉन्सेस। तो ट्राइबल रेस्पॉन्सेस की अगर हम बात करेंगे तो ये एक एक्शन देखने को मिलता है। जो रिएक्शन होता है वो ट्राइबल्स की तरफ से होता है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्राइबल रेस्पॉन्सेस के वो हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द ट्राइबल रेस्पॉन्स। सो द ट्राइबल रेस्पॉन्स
वॉज इन दी वायलेंट टर्म्स, वो वायलेंट टर्म्स में होता है. दे रोज देयर वॉइस एंड आर्म्स अगेंस्ट दी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट आर्म्स रखते हैं, उनके अंदर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं. अगर उसके करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो जितने भी ट्राइबल रिबेलियन हैं उनके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ऑल दी ट्राइबल रिबेलियंस रोज अगेंस्ट ओकल्ट फिगर. एक जो मसीहन एक फिगर वहाँ से डेवलप होता है एक इंसान का, वो रोम करता है अक्रॉस द ट्राइबल कम्युनिटी एंड ही प्रोडेड एंड इन्फ्लुएंस द एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो एंड ही declared himself as a मसीहा and possessing various occult powers. तो बहुत सारी ओकल्ट पावर उसके अंदर हैं, ऐसा वो शो करता है, ऐसा वो बोलता है, और उसके अराउंड जो ट्राइबल एंगर है वो जमा हो जाता है, और इस तरह पूरा का पूरा ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर अटैक कर देती है ऑन दी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये ट्राइबल रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है. तो आपके नोट्स के अंदर आपको ये एक डिटेल्ड वे में मिल जाएगा, जहाँ पर क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्राइबल रेस्पॉन्सेस के अगेंस्ट द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज़ एन ओवरव्यू अबाउट दिस पेपर. अगर ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपके जो नोट्स हैं उसकी हेल्प से, क्लासरूम नोट्स की हेल्प से. इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप सिर्फ एनसीईआरटी की हेल्प से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बहुत सारी चीज़ें रटते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन को टैकल करने में. तो ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं कि कैसे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हिस्ट्री के अंदर अबाउट द वेरियस थिंग्स टू आंसर क्वेश्चंस इन योर मेंस एग्जामिनेशन कॉम्प्रहेंसिवली. इस पेपर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर क्लासरूम लेक्चर नोट्स एंड एनसीईआरटीज. तो दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ दिस पेपर. वी विल मीट ऑन अनदर डे विद अनदर पेपर ऑफ यूपीएससी. ठीक है. सो टिल देन गुड बाय एंड गुड लक.